बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो ड्रामा चल रहा है मेरे पास तुम हो, इस ड्रामे के बाद भी एक ड्रामा चल रहा है जो कि हम सोशल मीडिया पर और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पर देख रहे हैं। मुल्क के मारूफ और काफ़ी मशहूर लिखारी जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है, खलील रहमान कमर साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। और आजकल वो मरकज़ निगाह बने हुए हैं और ख़ास तौर पर उनकी कंट्रोवर्शियल बातें जो हैं वो काफ़ी लोगों के जहनों में हैं। कुछ लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं कि वाह बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया है, और कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन उनके नाक़दीन में सिर्फ ख़वातीन नहीं बल्कि मर्द भी शामिल हैं जो इस तमाम तर चीज़ को, तमाम तर मामले को एक बैलेंस पावर के ज़रिए समझते हैं। अब इसमें सबसे जो पहला नुक्ता है वो ये है कि खलील रहमान कमर साहब आखिर इतने ख़ाइफ क्यों हैं औरत से, इतने नफ़रत क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी बातों से झलकता है। ड्रामा या करना, लिखना या कुछ भी करना या शायरी करना, उसमें अगर कोई है तो वो उस पर मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो हो सकता है उस किरदार की रिक्वायरमेंट हो या उसकी डिमांड हो। लेकिन जो उनकी ज़ाती हैसियत में जो उनके बयानात हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, वो मानी खेज़ हैं। अब उसमें ये सवाल उठता है, ये तमाम लोगों का सवाल है कि आखिर औरत से इतना ख़ाइफ वो हैं क्यों? क्या ये उनका इनफरादी मसला है? अगर उनका इनफरादी मसला है तो फिर मेरे ख्याल से उनको अपने इनफरादी मसले को अपने तक ही रखना चाहिए, दुनिया पर वो चीज़ इम्पोज नहीं करनी चाहिए, या हमारे माशरे में कम से कम वो ये इम्पोज ना करें। हाँ, अगर वो इसको इज्तमाई मसला समझते हैं तो फिर भी मेरे ख्याल से उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा इज्तमाई मसला है, ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने मेरे मर्ज़ी एक जो स्लोगन चला था उस पर तनकीद की है, तो मेरे ख्याल से वो भी कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमारा मुल्क इस बात की इजाज़त देता है इकट्ठा करके आप एहतजाज करें या रिकॉर्ड करें। आप, मेरे ख्याल से इंडिविजुअली आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को जमहूरियत में जमहूर इकट्ठा करना है तो जमहूर के साथ चले, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि उनको अकेले बयानात दें और तमाम मर्दों की तर्जुमानी करें जो कि हमारे इस माशरे में रहते हैं। रही बात मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के स्लोगन की, मुझे भी बहुत से इख्तिलाफ़ात होंगे और भी बहुत से इख्तिलाफ़ात होंगे, लेकिन उसमें इस हद तक जाना मेरे ख्याल से ये भी सलूशन नहीं है। हमारा मुल्क, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस बात की आज़ादी देता है, फ्रीडम और एक्सप्रेशन की, कि कोई किसी तरीके से अपने हक को बात कर सकता है या एहतजाज भी कर सकता है। लेकिन उसका जो रिएक्शन यकीनी तौर पर वो आता है, वो आता रहेगा, वो आएगा, लेकिन उसके भी एक पैमाने हैं। और अगर आप डायरेक्ट ये कह दें कि जी इन तमाम लोगों को जो इस तरह की बात करती हैं, वो ख़वातीन जो 30-35 बकौल उनके कि उनको बाज़ार हुस्न में भेज दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है हमारे इस पूरे माशरे के लिए। और ख़ास तौर पे उन 48% जो मर्द यहाँ पर बसते हैं उनकी तर्जुमानी करते हुए अगर वो ये बात करते हैं और लोगों के जहनों में ये बात जाती है कि तमाम 48% जो लोग, जो मर्द इस मुल्क में बसते हैं, आज तो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहती है, लेकिन बराबर हुकूक है आजकल फीमेल्स को भी, ख़वातीन को, ये दुनिया जानती है, हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है। तो ये सोच या ये तासुर देना कि तमाम मर्द ये सोचते हैं कि इन तमाम औरतों को बाज़ार हुस्न में भेज दिया जाए, तो ये नाइंसाफ़ी है। और उन 52% औरतों की ना सिर्फ दिल आज़ारी है बल्कि उन मर्दों की भी दिल आज़ारी है जिनकी औरतें, जिनकी माएँ, जिनकी बहनें लेडी वर्कर हैं, मतलब काम करती हैं, या कोई भी प्रोफेशनल वुमेन है, तो उन सब लोगों की ये दिल आज़ारी है। और ये सोचना चाहिए, नाप तोल के बात करनी चाहिए। हो सकता है कल को कोई भी जानने वाले, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कोई भी उनकी करीबी रिश्तेदार अगर वो वर्किंग वुमेन है और उन पर अगर कोई ये बात करे तो यकीनी तौर पर उनको भी दिल आज़ारी का सामना करना पड़ेगा। रही बात जिस तरह से उन्होंने एक और इंटरव्यू में गालिब और इकबाल के बारे में कहा कि उनको पूरा नहीं आता होगा, नामुकम्मल आता होगा, लेकिन मुझे मुकम्मल आता है, तो इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि वो अपने आप को कितना मुकम्मल समझते हैं और अपनी लिखारी को वो कितना मुकम्मल समझते हैं। और थोड़ी सी खुदपसंदी की बू भी आती है। तो उनके ड्रामों से, उनकी काबिलियत से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं उनको हमेशा अच्छी नज़र से देखा, उनके काम को, उनकी बातों को नहीं, उनके काम को। अभी 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें एक चैनल में, आई गेस समा पे था, तो उसमें अवैस तौहीद साहब थे, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा थी, और ये डिबेट हो रही थी, खलील रहमान कमर साहब भी उसमें मौजूद थे। और जिस तरह से उन्होंने बात की और उन्होंने सवाल किया कि आपने मुझे पढ़ा है, तो 2-3 दफ़ा इन्होंने इसरार किया,
تو یہ اصرار کرنا اور کسی کو زبردستی کہنا کہ آپ نے پڑھا ہے، تو یہ کہہ کے پڑھنا تو شاید امپوز کرنے کے مترادف ہے. تو اس پر خیر ریئیکشن بھی اچھا آیا. اوٹی صاحب نے بڑا اچھا ان کے بارے میں بھی کہا کہ اگر پڑھا ہے تو اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے. اب جو ایک لب لباب ہے اس تمام تر بات کا، ہم اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب سے امپوز شدہ ہے. تو ہم تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں تو 1400 سال پہلے جب دین اسلام آیا تھا تو اس وقت کا سب سے ماڈرن مذہب سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی، جائیداد میں حصے کی بات کی. اس سے پہلے تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو. تو ہم کس مغرب کی بات کرتے ہیں؟ یہ ہماری ہی پہچان ہے، یہ ہماری ہی تہذیب ہے کہ انہوں نے عورتوں کو حقوق دیے. یہ دین اسلام کا ہی طرح امتیاز ہے. اس کو آپ مغرب سے کسی اور چیز سے نہیں جوڑ سکتے. آلدو اب مغرب نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، ہم نے صرف 1400 سال پرانی یاد سمجھ کے اپنی کتابوں سے اپنی تاریخ میں بس رکھا ہوا ہے. تاریخ سے واپس ہم نے اپنے پاس نہیں لانا اور ہم لانا بھی نہیں چاہتے. تو ہم اسلام کی اگر بات کرتے ہیں یا حقوق کی، تو پہلے تو جائیداد دینا آدھی آدھی اپنی بیٹیوں کو، اس کے بعد یہ بات کریں. اور اگر دے رہے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، تو آگے کے حقوق بھی دیکھنے چاہیے. اور مت بھولیے گا یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ورکنگ وومن کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بزنس وومن تھیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کیا کرتے تھے؟ یہ تجارت کا ہر جگہ ذکر ہے، اسلام کی تاریخ سے یہ جڑا ہے. اور ایک اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو وہ کام کرتی تھیں اور تجارت کے ذریعے وہ جتنے بھی معاملات اس کو دیکھتی تھیں وہ گھر بیٹھ کے نہیں دیکھتی ہوں گی، انہیں بھی جانا پڑتا ہوگا. تب موبائل نہیں ہوتے تھے، تب کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، خط و کتابت ہوتی تھی وہ بھی بہت کم. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایک پورے ایک معاشرے پہ نہیں بلکہ ایک صنف نازک جن کو ہم کہتے ہیں خواتین پر ہم الزام لگا رہے ہیں، تو یہ الزام ہمارا کہاں تک جا سکتا ہے، اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. اور یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دین اسلام کی جو تبلیغ ہوئی تھی وہ اسی پیسے سے ہوئی تھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اسی کے ذریعے دین اسلام کی ترویج ہوئی، تبلیغ ہوئی. اور آج یہ جو ہم سب پر احسان ہے کہ آج ہم جس تعلیم کے ذریعے بیٹھے ہیں اس معاشرے میں ایک انسان، ایک مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیسے، اس ایفرٹ کی بھی مرہون منت ہے، اور اس میں ان کا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے.